Okay. Good evening, everyone. I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to revise one last essay of our 700 series, that is essay 710. Till now, we have already revised 701, 705, 706, and 720. 710 is the only one left. Obviously there is 700, but that is very straightforward. उसमें सिर्फ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजिंग होता है, वो बाद में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे. इन दिस वीडियो विल फोकस ऑन 710. द वर्ड हियर इज कॉल्ड एज कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन. नाउ ये जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है पहले हमको ये समझना पड़ेगा, तब जाके 710 थोड़ा बेटर समझ में आएगा. कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है जब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड कुछ अमाउंट्स या डिस्क्लोजर्स अगर दिए जाएं, देन वी से दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इंक्लूड प्रायर ईयर्स अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स. तो सिंपल शब्दों में कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? वो अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड है बट दे आर रिलेटेड टू वन और मोर प्रायर पीरियड्स. अब ऑब्वियसली आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सर ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर के साथ साथ में प्रीवियस ईयर्स के नंबर्स आते ही हैं. तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या हमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों पे ओपिनियन देना होता है? आंसर है इट डिपेंड्स. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारा ओपिनियन सिर्फ किस पे आता है? करंट ईयर में आता है. जो प्रीवियस ईयर के नंबर्स होते हैं वो रीड ओनली पर्पस के लिए होते हैं. किसके लिए होते हैं? रीड ओनली. मतलब आप उन्हें रेफर करें, समझें. कंपैरिजन के लिए आपको लास्ट ईयर का ऑडिटेड एफएस निकालना पड़ेगा. सो जब हम प्रीवियस ईयर्स के नंबर्स को, डिस्क्लोजर को रीड ओनली पर्पस के लिए दें तो वो कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स. मतलब कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए दो नाम आ सकता है. वन इज कॉल्ड एज corresponding figures and one is called as comparative फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो कब हमारे प्रीवियस ईयर के नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स कहलाएंगे? ऐसा कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन जहां पे अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स फॉर प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज अ इंटीग्रल पार्ट एंड दे आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली. मतलब कंपैरिजन पर्पस के लिए नहीं दिया है, रीड ओनली पर्पस के लिए दिया है. मतलब हमारा ओपिनियन सिर्फ किस पे आएगा? करंट ईयर पे ही आएगा. प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन पे हमारा ओपिनियन आने वाला नहीं है. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के केस में हमारा ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ किस पे आता है? करंट पीरियड पे आता है. इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो हमको आगे पढ़ने पड़ेंगे. नॉर्मली अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर्स का डेटा एंड डिस्क्लोजर्स दिया है, हमारा ओपिनियन सिर्फ किसके ऊपर है? करंट पीरियड पे. प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन किसके लिए दिया है? ओनली फॉर रीड ओनली पर्पस. तो वो प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स कहलाएगा. और मेरी रिपोर्ट में नॉर्मली उसका जिक्र नहीं होना चाहिए. क्या बेसिक मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर समझ में आया क्या? यस. अगर मैं आपको बोलूं, आपको बोला गया है आपको करंट ईयर पे ही नहीं, इवन जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स है उसके ऊपर भी शायद ओपिनियन देने की जरूरत है. तो मतलब आपको जो डेटा दिया गया वो किसके लिए दिया गया है? रीड ओनली के लिए नहीं, कंपैरिजन के लिए दिया गया है. देखिएगा, अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया है, दे आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन एंड इफ ऑडिटेड, हमारा ओपिनियन इस बार सिर्फ करंट ईयर पे नहीं आएगा. देखो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब होता है व्हेन माय ओपिनियन इज ऑन ईच पीरियड. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए. इफ आई लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिस कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओल्ड फॉर्मेट दिया है. वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी व्हिच कंप्राइजेस बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 2020. दोनों पीरियड लिख के दिया है क्या? इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कॉरस्पॉन्डिंग फिगर अगर होता तो हमारा फोकस सिर्फ किसके ऊपर होता? एक ही पीरियड के ऊपर होता. दैट इज आवर करंट पीरियड ओनली. कैन आई से देयर इज अ वर्ड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर. अगर रीड ओनली पर्पस के लिए दिया है, ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे आएगा, तो प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स कहलाएगा. अगर आपका फोकस करंट ईयर पे भी है, प्रीवियस ईयर पे भी आप ऑडिट करके ओपिनियन देना चाहते हो, कंपैरिजन के लिए इंक्लूड किया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या आपको दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया क्या? 710 में सबसे पहले आपको ये तीनों डेफिनेशन आनी चाहिए. एंड रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है? यहां पर ओपिनियन हर पीरियड पे
यहां पे ओपिनियन ओनली ऑन करंट पीरियड। ये बेसिक डिफरेंस आना चाहिए। अब आपसे वो दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन रिपोर्टिंग रिलेटेड, एक क्वेश्चन प्रोसीजर रिलेटेड। मेजर क्वेश्चन जो आता है वो किससे रिलेटेड आता है? रिपोर्टिंग रिलेटेड आता है। रिपोर्टिंग में हमने 3 सब कैटेगरीज बनाई है। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर रिलेटेड क्या अलग रिपोर्टिंग है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड क्या अलग रिपोर्टिंग है, एंड दोनों के लिए कुछ कॉमन रिपोर्टिंग है। वो कॉमन रिपोर्टिंग आ रहा है एसए 510 से। कहां आ रहा है वो? एसए 510 से। पहले कॉमन पढ़ लेते हैं, ये कॉमन वाला पार्ट क्या है। 2 मिनट सुनिए शांति से मेरा बात। अगर देयर कैन बी 2 सिचुएशंस, let's take an example. Company XYZ, your current year is 2025-26. करंट ईयर में आपने मिस्टर ए या मिस ए को अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर। सर कंपनी XYZ, यू हैव अपॉइंटेड फॉर करंट ईयर मिस्टर और मिस ए टू वर्क एज अ ऑडिटर। आपने उनको बोला कि आप करंट ईयर के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर है उस पर भी ओपिनियन देना। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जो प्रीवियस ईयर है दैट इज योर 2024-2025, इसका ऑडिट किसने किया था? हो सकता है देयर वॉज नो ऑडिटर, हो सकता है देयर वॉज नो ऑडिटर, हो सकता है देयर वॉज समवन एल्स एज द ऑडिटर। मतलब या तो लेट्स से बी वॉज द ऑडिटर। कैन आई से ए के लिए ये एंगेजमेंट क्या बन जाएगा? एसए 510 के हिसाब से इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप जब एज अ मिस्टर ए मिस ए कंपनी XYZ का ऑडिट करेंगे तो आपके लिए एज पर 706 देयर इज अ पैराग्राफ कॉल्ड एज अदर मैटर पैराग्राफ। वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, या बोलना पड़ेगा लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं था। अगर मान लो किसी और ने किया था तो उसने कौन सा ओपिनियन दिया था? लेट्स से बी ने ओपिनियन दिया था मॉडिफाइड ओपिनियन, तो उन्होंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, वो लिखना पड़ेगा। उनकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी वो लिखनी पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन कहां पर आएगा? आपके अदर मैटर पैराग्राफ में। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको इस साल पे ओपिनियन देना है या नहीं देना है, आपके लिए दोनों केस में एंगेजमेंट क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। आपको दोनों केस में क्या लिखना पड़ेगा? अदर मैटर पैराग्राफ लिखना ही पड़ेगा। दिस रिपोर्टिंग इज कॉमन फॉर बोथ। देखो क्या बोलता है सर, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, मतलब कोई और ऑडिटर था, तो आपको अपनी रिपोर्ट में स्टेट करना चाहिए। कहां पर स्टेट करोगे? अदर मैटर पैराग्राफ में क्या लिखोगे? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। उन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया है वो लिखना पड़ेगा, उनका ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या है वो लिखना पड़ेगा। लेट मी शो यू अ सैंपल। एग्जांपल देखिए, मैंने टीसीएस की 2 रिपोर्ट्स इंक्लूड की हुई है अपने रिपोर्ट, अपने डिस्कशन पर्पस के लिए। दिस इज आफ्टर एसएस 706, जस्ट 1 मिनट। देखिए, दिस इज योर 2017 का रिपोर्ट ऑफ टीसीएस, जो 2017 की ऑडिट किसने किया है? डेलॉइट ने किया है। फिर आता है 2018 का रिपोर्ट, दैट ऑडिट इज डन बाय बीएसआर एंड कंपनी। तो बीएसआर ने एज अ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अदर मैटर पैराग्राफ लिखा है। देखो वहां क्या लिखा है? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द ग्रुप फॉर लास्ट ईयर हैव बीन ऑडिटेड बाय another auditor who has expressed which opinion? unmodified। उनका ऑडिट रिपोर्ट डेट क्या है? 18 अप्रैल। चेक कर लो एक पेज पीछे जाकर के, उनका ऑडिट रिपोर्ट डेट 18 अप्रैल है क्या? यस। कौन सा ओपिनियन दिया उन्होंने? उन्होंने ओपिनियन दिया है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा दिया है? अनमॉडिफाइड। तो हमने यहां बता दिया क्या सर, लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था जिन्होंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, एंड हमारा ओपिनियन भी इसको लेकर के क्या नहीं है? मॉडिफाइड नहीं है। ये अदर मैटर में आ जाएगा। अगर मान लो लास्ट ईयर ऑडिट किसी ने नहीं किया होता तो मैं पता क्या बोलता था? लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अनऑडिटेड, दे वर नॉट ऑडिटेड बाय एनी ऑडिटर। कहना इसे इसका मतलब तो है अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी ने भी नहीं किया या किसी और ने भी किया, मेरे को इस साल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो ओपनिंग बैलेंस तो चेक करना ही पड़ेगा। तो मेरे अदर मैटर के अंदर ये दोनों चीज आनी ही चाहिए। तो देखिए, अदर मैटर में अगर ऑडिट किसी और ने किया है तो सिचुएशन 1 आएगा, किसी ने भी ऑडिट नहीं किया है तो 2 आएगा। देखो, इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड, तो मेरे को मेरे अदर मैटर पैराग्राफ में बोलना पड़ेगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है या जो कंपेरेटिव फिगर्स है वो क्या है? अनऑडिटेड है। हाउएवर ये डिस्क्लोजर की वजह से मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है कि मुझे ओपनिंग बैलेंस चेक नहीं करना पड़ेगा। 510 बोलता है मुझे ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ेगा और ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, जिनका इंपैक्ट किस पे आ सकता है? करंट ईयर पे आ सकता है। तो ये अदर मैटर पैराग्राफ का रिपोर्टिंग समझ में आया क्या? ये ऑब्वियसली एज अ
क्वेश्चन के अंदर छोटा सा पार्ट पूछ सकते हैं जहां पर सिचुएशन होगा लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर होगा या कोई भी ऑडिटर नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन आए पहले दिमाग में याद रखना, ये कहां लिखोगे, अदर मैटर पैराग्राफ। इज दिस क्लियर टू यू? अब आते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में। कहां पर आते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। सुनिए, अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर इज 2025, करंट ईयर इज 2026, प्रीवियस ईयर रिलेटेड डेटा पे मेरा ओपिनियन नहीं आने वाला है। 2026 में मेरा ओपिनियन सिर्फ किससे रिलेटेड होगा? करंट ईयर रिलेटेड, क्योंकि प्रीवियस ईयर डेटा क्या है? रीड ओनली पर्पस है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है। तो देखो क्या बोलता है, व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर लिखो प्रीवियस ईयर फिगर्स। नॉर्मली मुझे प्रीवियस ईयर फिगर्स पे ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, पर वर्ड को मार्क करना, एक्सेप्ट मतलब देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। इसमें जो पहला एक्सेप्शन है नंबर ए, वो सबसे क्रिटिकल है। मैंने आपको नोटबुक में डिटेल में लिखवा के भी दिया है। आई विल शो यू अ क्वेश्चन ऑल्सो। नंबर ए क्या बोलता है, सुनिए सुनिए मेरा बात। अज्यूम कीजिए, क्या लास्ट ईयर आपको कोई गलती मिली, लास्ट ईयर आपको कोई गलती मिली जिस पे क्या ओपिनियन दिया गया है? मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है। लास्ट ईयर कोई गलती मिली थी जिस पे दिया गया है मॉडिफाइड ओपिनियन। सेम गलती अभी भी कंटिन्यू हो रही है, सेम गलती अभी भी क्या हो रही है? कंटिन्यू हो रही है। आपको लगता है ये गलती का इंपैक्ट अभी भी मटीरियल है, इस साल भी क्या देना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। मतलब ये गलती इस साल से रिलेटेड नहीं है, शुरुआत कहां से हुई थी? प्रीवियस ईयर से। कहना इसे प्रीवियस ईयर में मुझे करंट ईयर में जिक्र नहीं करना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है। इस गलती का इंपैक्ट शुरू कहां से हो रहा है? प्रीवियस ईयर से। इंपैक्ट अभी भी कहां आ रहा है? करंट ईयर पे। तो क्या मुझे करंट ईयर की रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि ये गलती का इंपैक्ट सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड है। या मुझे बोलना पड़ेगा हमने ना करंट ईयर में कुछ कंपैरिजंस किए प्रीवियस ईयर के साथ में, कंपैरिजन के बाद में हमें गलती मिली, मतलब गलती किससे रिलेटेड है? अगेन करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर, दोनों से। लिखने का तरीका बदल जाएगा, बट आपको बोलना पड़ेगा कि हमको ये गलती लास्ट ईयर भी मिली थी, जिसकी वजह से हमने कौन सा ओपिनियन दिया था? क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। कोई ना कोई मॉडिफिकेशन दिया था जिसका इंपैक्ट अभी तक आ रहा है, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। तो क्या हमें अभी भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा? हाँ। एक एग्जांपल देखिए, लेट्स सी एन एग्जांपल, पेज नंबर 7.34। कैन यू सी? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर वाला सिचुएशन है। यहां पे यू विल सी एग्जांपल बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। देखो, as per note number X, no depreciation has been provided in the financial statements, which is a non-compliance of AS. This is a result of a decision taken by the management at the start of preceding fine. मतलब ये गलती का शुरुआत कहां हुआ था? प्रीवियस ईयर में। एंड जिस वजह से हमने ही क्या दिया था? क्वालिफिकेशन दिया था। ये गलती का इंपैक्ट अभी भी आ रहा है। करंट ईयर में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होता, उससे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बदल जाता, एंड ओवरऑल पीएनएल पे लॉस या प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आता, करंट ईयर का एज वेल एज प्रीवियस ईयर का, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, सर अगर ऑडिटर का रिपोर्ट फॉर प्रीवियस ईयर कंटेन्ड अदर देन एंड अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड के ऐसा अलावा मतलब क्या आया था? अदर देन अनक्वालिफाइड मतलब क्या? क्वालिफाइड आया था, एडवर्स आया था, डिस्क्लेमर आया था, और ये मैटर अभी तक क्या नहीं है? रिजॉल्व्ड नहीं है। अब आइडियली इसके लिए एक पूरा सेंटेंस दिया है, वो हमने पढ़ना चाहिए। सजेस्टेड आंसर में भी वो लिख करके दिया है। हमारे मॉड्यूल्स में कंप्लीट टेक्स्ट नहीं है, बट आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं। आई हैव दैट पार्ट अलोंग विथ मी, जस्ट 1 सेकेंड। इन योर 710, sorry 710, this must be your 720, quality control reviewer, this must be 710, 710। just look at this part for corresponding figures। देखो क्या बोलता है, When corresponding figures are presented, हमारा ओपिनियन corresponding figures पे नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहता है, देखो पहला मैटर क्या बोलता है, रीड द फर्स्ट मैटर। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिखवा के दिया है। जो लोग बच्चे रिवीजन देख रहे हैं इस चीज को ढंग से लिख लीजिएगा। क्या बोलता है, अगर ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड जो ऑलरेडी इशू की चुकी है उस पे क्या दिया है? क्वालिफाइड दिया है, डिस्क्लेमर दिया है, एडवर्स दिया है। मैटर अभी तक क्या नहीं हुआ है? रिजॉल्व नहीं। रिजॉल्व हो जाता तो बात खत्म है, इंपैक्ट करंट ईयर में नहीं आता, हम रेफरेंस देते ही नहीं। बट ये मैटर अभी तक क्या है? अनरिजॉल्व है। तो ऑडिटर को करंट ईयर में भी क्या देना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर लिखना पड़ेगा, या तो रेफरेंस देना है करंट ईयर का भी एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स का
का भी, जैसे कि हमने अभी दिया इस केस के अंदर। हमने यहां पे करंट ईयर का भी रेफरेंस दिया एंड प्रीवियस ईयर का भी रेफरेंस दिया और बोला ये गलती दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है। देखो, एंड इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट जो है वो करंट पीरियड पे जो अभी भी आ रहा है वो मटेरियल है, ऐसा रेफरेंस देना पड़ेगा। या हमें बोलना पड़ेगा हमारा ओपिनियन मॉडिफाई इसलिए किया है बिकॉज हमने एक अनरिजॉल्व्ड मैटर को कंपेयर किया था करंट ईयर नंबर एंड प्रीवियस ईयर नंबर को। कहने से प्रीवियस ईयर का रेफरेंस आ गया। बेसिकली प्रीवियस ईयर का रेफरेंस नॉर्मली आता ही नहीं है, बट ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक एक्सेप्शन, क्योंकि ये मैटर क्या नहीं हुआ है? रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये देना पड़ेगा। समझिए मेरा बात। ऐसे सिचुएशन क्वेश्चंस में बहुत दिए हुए जहां बोला है कोई गलती लास्ट ईयर रिलेटेड थी, उस पे मॉडिफिकेशन आया है, अभी भी इंपैक्ट का कंटिन्यू चल रहा है, इंपैक्ट करंट ईयर में भी मॉडिफिकेशन देने की जरूरत है, आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग कर देंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, चलिए कम बैक टू पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एक्सेप्शन नंबर 2 क्या बोलता है? सर, अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई गलती है, किससे रिलेटेड? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रिलेटेड, पर ये गलती ना लास्ट ईयर नहीं मिली थी। देखो, इफ द ऑडिटर इज अवेयर दैट उनके हिसाब से देयर इज अ मटेरियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, जो लास्ट ईयर क्या नहीं हुई थी? एड्रेस नहीं हुई थी। लास्ट ईयर इसको एड्रेस नहीं किया, मतलब इसके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं दिया। कहना इसे ए में तो लास्ट ईयर में मॉडिफिकेशन दे दिया था, बी में बोलता लास्ट ईयर इस पे मॉडिफिकेशन नहीं दिया, तो क्या इस साल में मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा? हाँ, और बताना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट जो है अभी भी क्या आ रहा है? मटेरियल आ रहा है। अगर आप बेर ऐसे पढ़ेंगे, देखो, इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंसेस कि मटेरियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के अंदर, जिसपे पहले क्या दे दिया गया है? अनमॉडिफाइड दे दिया गया है, तो मुझे देखना है क्या ये गलती अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर हाँ, तो मुझे अब क्या देना पड़ेगा? क्वालिफाइड या एडवर्स देना पड़ेगा। और जब मैं ये मॉडिफिकेशन दूंगा तो मुझे क्या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को इंक्लूड करना पड़ेगा? यस, मुझे बोलना पड़ेगा दैट ये फिगर्स जो है किससे रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। कैन आई से? ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है? जनरली करंट ईयर पे रिपोर्ट है, प्रीवियस ईयर का जिक्र ही नहीं करना है। ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन, क्योंकि ये गलती प्रीवियस ईयर में भी मिली थी, अभी भी इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए नंबर ए में कवर कर लिया। सर, ये गलती प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, पर हमें लास्ट ईयर में इसको एड्रेस नहीं किया था, तो अब तो एड्रेस करना पड़ेगा। कहां पर? करंट ईयर के मॉडिफिकेशन के अंदर, अंडर द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। क्या आपको ए और बी समझ में आया क्या? ये दो ही एक्सेप्शन है। सी तो लिखने के लिए लिख दिया है कि भाई अगर मान लो लास्ट ईयर का ऑडिट ही नहीं हुआ था, तो मतलब ऑब्वियसली लास्ट ईयर का जब आप ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे, कुछ गलती अगर मिली तो करंट ईयर में लिखना ही पड़ेगा। ये तो अदर मैटर पैराग्राफ वाला ही एग्जांपल लिखा हुआ है। सी इज नॉट क्रेजी, ए और बी इज इंपॉर्टेंट। इसमें भी ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां वो बार बार बताएगा कि इस गलती का इफेक्ट लास्ट ईयर भी मॉडिफिकेशन के फॉर्म में आया था। इज दिस क्लियर टू यू? फिर बचता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोलने के लिए बोलेगा कि आपका ओपिनियन जो है किसके लिए आने वाला है? ईच पीरियड के लिए आने वाला है। अब यहां पे सिंपल से दो सिचुएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही सिचुएशन है, पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या सिचुएशन है सर? सुनिएगा। सर, हमें XYZ कंपनी का करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों ऑडिट करने के लिए बोला है, हमें दोनों पे ओपिनियन देना है। ठीक है, करंट ईयर इज 2026, प्रीवियस ईयर इज 2025। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमको दोनों का क्या करना है? ऑडिट करना है। हमने करंट ईयर में ऑडिट करते करते प्रीवियस ईयर रिलेटेड एक मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढा। इस बार ना प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, मिस्टर बी ने किया था। आप कौन है? मिस्टर या मिस ए है। आपको पता चलता है देयर इज अ मिस्टेक रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। पहले आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आप ये मैटर किसको बताएंगे? मैनेजमेंट को बताएंगे, TCWG को बताएंगे। उन्हें बोलेंगे इसको किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। अगर मान लो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड किया जाए एंड नया ऑडिट रिपोर्ट दिया जाए, क्या दिया जाए? नया ऑडिट रिपोर्ट, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म ही हो जाएगी ना। अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किससे रिलेटेड रहेगी? करंट ईयर से। मुझे प्रीवियस ईयर के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नया रिपोर्ट या अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे जरूर करंट ईयर के साथ साथ में प्रीवियस ईयर पे ओपिनियन देना पड़ेगा। तो आइए एक सेंटेंस को पढ़िए, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बोलता है? सर, if auditor concludes that a material misstatement is present in the previously audited figures एंड मैंने ये रिपोर्ट करना चाहिए किसको? मैनेजमेंट को, एंड रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्रीवियस ऑडिटर को इसके बारे में आप बताएं। अगर प्रायर ईयर के स्टेटमेंट्स को अमेंड किया जा रहा है, प्रीवियस ऑडिटर नया रिपोर्ट दे रहा है, तो अब मेरा रिपोर्ट सिर्फ किससे रिलेटेड होगा?
करंट पीरियड, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे लेटेस्ट नया रिपोर्ट आ ही रहा है ना, तो मैं फिर से पुराने साल के ऊपर रिपोर्ट क्यों दूंगा? लिखने के लिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पर इस सिचुएशन एक्सट्रीम है क्योंकि गलती प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी। हमने मैनेजमेंट को बोला, उन्होंने प्रीवियस ऑडिटर को इन्फॉर्म किया, वो लोग मिलकर के नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं लास्ट ईयर के लिए, नया रिपोर्ट दे रहे हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किससे रिलेटेड होगी? करंट ईयर से रिलेटेड होगी। इज दिस क्लियर टू यू? अभी जो बी है ना, ये ऐसा बोलता है, मान लो ऑडिटर कोई और नहीं था, आप ही थे, कोई और नहीं था और आप ही थे। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलता, पर इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई और होता तो सी में जा रहे हो आप, अगर आप हो तो कोई अलग सिचुएशन देनी पड़ेगी। और मान लो आपने ही उसके ऊपर कौन सा दिया था? क्लीन ओपिनियन दिया था। अब आपको लगता है उस पर क्या देना चाहिए था? मॉडिफाइड। तो बेसिकली अदर मैटर में क्लैरिफिकेशन दे दो कि भाई आपने लास्ट ईयर क्यों क्लीन दिया था, क्या आपसे गलती हो गई थी या सिचुएशन ही ऐसी थी कि क्लीन देना चाहिए था, ताकि रीजंस यूजर को समझ में आ जाए ये मैटर प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए ये मैटर को इस साल की रिपोर्ट में पढ़ू तो मॉडिफिकेशन दिख रहा है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट में पढ़ू तो क्लीन दिख रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। देखो, व्हेन रिपोर्टिंग ऑन करंट पीरियड, अगर मेरा ओपिनियन ऑन सच प्रायर पीरियड डिफर करता है, जो मैंने ओपिनियन प्रीवियसली एक्सप्रेस किया उसके साथ में, मतलब मैंने पहले दिया था क्लीन, अब मुझे लगता है क्लीन नहीं मॉडिफाइड आना चाहिए था, तो मुझे उसके रीजंस क्या करने पड़ेंगे? एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। कौन से पैराग्राफ के अंदर? अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। यहां जनरली ये माना जाता है कि आप खुद ही प्रीवियस ईयर वाले ऑडिटर थे, अब कंपनी में भी आईपीओ वगैरह के लिए जा रहा होगा, तो 3 साल के नंबर्स को आपको एक साथ वापस चेक करके ऑडिट देना होगा। आपको लगता है शायद लास्ट ईयर वाली रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन आना चाहिए था, या मे भी मॉडिफिकेशन दिया था, क्लीन आना चाहिए था। जो भी रीजंस है डिफरेंस के, वो आपको बताने पड़ेंगे। कहां पर? अदर मैटर पैराग्राफ में। देखो, अगर आप मुझे पूछोगे एग्जाम के हिसाब से आईसीआई का जो फेवरेट है ना, वो ये नंबर ए है। मैं आपको क्वेश्चंस कितने भी दिखा दूं, हर क्वेश्चन में आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्या? देखिए, कम टू 720। सेवन टू जीरो, सॉरी 710, माय मिस्टेक। 710। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आरटीपी वाला। क्वेश्चन नंबर 40, गुड क्वेश्चन। देखो, कुबेर टेक is in the process of finalizing its financial statements. The company is required to present comparative financial statement, including figures of last year also. Roshan and company has been appointed as a statutory auditor. देखो डिटेल क्या क्या दिया है। 23-24 के लिए ऑडिट किसने किया है? गुप्ता एंड मेहरा ने किया है। इस साल के लिए ऑडिट कौन कर रहा है? रोशन। इस तरह चेंज इन ऑडिटर, अदर मैटर पैराग्राफ तो आना ही चाहिए। एडवर्स ओपिनियन दिया था, हम कौन सा दे रहे हैं? ऑडिट इन प्रोग्रेस है सर अभी भी, ठीक है। मटेरियल में स्टेटमेंट मिला था कहां पर? वैल्यूएशन डिस्क्लोजर रिसीवेबल के अंदर। ये गलती अभी तक क्या है? अनकरेक्ट। कहना इसे गलती लास्ट ईयर मिली थी, लास्ट ईयर भी इसकी वजह से क्या आया था? एडवर्स आया था। ये गलती अभी तक क्या है? अनकरेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये गलती का रेफरेंस है वो करंट में देना ही पड़ेगा। सर फिगर्स प्रेजेंटेड एज कंपेरेटिव, मतलब कंपेरिजन पर्पस के लिए दिया है, ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और क्योंकि करंट प्लस प्रीवियस से दोनों का रेफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्या मॉडिफिकेशन आएगा या क्या डिस्क्लोजर आएगा आपके रिपोर्ट के अंदर इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट ऐसे? तो पहली बात तो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ तो आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? अदर मैटर पैराग्राफ। तो पहले ये आंसर तो होना ही चाहिए। क्या? नंबर बी पढ़ के देखिए, व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या बनता है? इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, जिन्होंने ओपिनियन दिया होगा, तो कहना इसे मुझे अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बोलना पड़ेगा? दे वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। उन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया था? मॉडिफिकेशन दिया, तो उसके रीजन क्या थे? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या था? इन द प्रीवियस ईयर गुप्ता एंड मेहरा ने ऑडिट किया है, जिन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया है? एडवर्स। तो सीए रोशन जी को अदर मैटर में लिखना पड़ेगा क्या? दैट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल्स वर ऑडिटेड बाय गुप्ता एंड मेहरा जी, जिन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया है? एडवर्स। रीजन क्या है? कुछ गलतियां थी रिसीवेबल के अंदर। एंड सर ये हमारा जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, जो भी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहां दिया नहीं है, अगर लिखा होता तो वो भी हमारे अदर मैटर पैराग्राफ में आ जाता। कहना इसे ये तो हमारा नॉर्मली रिपोर्ट के अंदर ओएम पैरा आएगा, इसका इंटरप्रिटेशन है पॉइंट नंबर बी के अंदर। अब जो नंबर ए है
यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखो क्या बोलता है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीए रोशन व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन करंट ईयर एफएस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या दिया है, एडवर्स दिया है। अब ये कंटेंट लग रहा है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर का, पर वो कंपेरेटिव में भी सेम चीज बोल रहा है, बिकॉज आईसीआई को ये चीज इतनी पसंद है ऑलमोस्ट हर जगह। मैं नहीं बोल रहा हूं वो गलत है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑडिटर आप हो इसलिए मॉडिफिकेशन आएगा जरूरी नहीं है, कोई और भी होगा इसलिए मॉडिफिकेशन आ सकता है। देखो क्या बोलता है, इन द गिवन केस ये रोशन नोटिस्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिया है, लास्ट ईयर एडवर्स दिया है। इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड, जो पहले इशू की गई है उस पर एडवर्स आया है, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया, वो अभी तक क्या है, अनरिजॉल्व है, तो क्या मुझे अभी भी मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा? हाँ, तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में लिखना पड़ेगा क्या, रेफर टू बोथ करंट ईयर फिगर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, या मुझे बताना पड़ेगा कंपैरिजन के बाद में ये मैटर क्या है, अनरिजॉल्व है, और इसका इंपैक्ट क्या है, अभी भी मटीरियल है करंट ईयर के ऊपर। जो मैंने आपको बेर ऐसे दिखाया था वहां से उन्होंने सेम पॉइंट को कॉपी करके लिख दिया है। अब अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछो तो कायदे से उन्होंने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलना ही नहीं चाहिए, ये होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर। कंपैरेटिव में भी हम ये चीज नहीं बोल रहे कि ऐसा बेसिस में कंटेंट नहीं आएगा, बेसिस में कंटेंट आएगा, बट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स का बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपैरेटिव में वैसे भी प्रीवियस ईयर के ऊपर ओपिनियन देना जरूरी होता है नॉर्मली। एक्सेप्शनल केस है कि प्रीवियस ऑडिटर कोई और था, उसने मान लो क्लीन ओपिनियन दिया होता यहां पे एडवर्स की जगह, तब हम उन्हें बोलते। यहां पे अगर एडवर्स की जगह क्लीन होता ना, तो मैं क्या करता, पहले कंपनी को बोलता कि प्रीवियस ऑडिटर को बताइए, उन्हें कम्युनिकेट कीजिए, वो अगर रिपोर्ट चेंज करते तो मैं सिर्फ करंट ईयर पे रिपोर्ट करता। यहां पर उन्होंने एडवर्स दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली बेसिस के अंदर ये रेफरेंस आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड्स का इंटरप्रिटेशन जो होता है ना, वो हमेशा ओपन एंडेड रहता है, हमें सिचुएशन बाय सिचुएशन उसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। वो लिखा कॉरस्पॉन्डिंग में, पर है तो एक्सेप्शन ही ना, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर का रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा। एंड इसलिए मैंने एक सैंपल एग्जांपल हमारे मॉड्यूल के अंदर यहां पे लिख के रखा है। देखिए कंपैरेटिव के अंदर देखो, कंपैरेटिव एफएस सेम एग्जांपल लिखवा करके दिया है यहां पे, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज अ डिपार्चर फ्रॉम एएस। अगर ऐसा किया होता तो ये इंपैक्ट करंट ईयर में भी आता है एंड प्रीवियस ईयर में भी आता। ये गलती प्रीवियस ईयर रिलेटेड भी है, ऐसा हमने कंपैरेटिव एफएस के अंदर दिखाया है। बात समझ में आया क्या? सी दिस एसे हैज अ वेरी डेंजरस एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। प्रॉब्लम इज यहां पर जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो बहुत ही एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेजर पॉइंट्स जो है इनके बेसिस के ऊपर आंसर्स का अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन डेवलप करना पड़ता है। आपको एग्जाम में क्या देखना है, सबसे पहला चीज वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या वो ऐसा पूछ रहा है कि भाई लास्ट ईयर ऑडिटर कोई और था, तो दिमाग में ध्यान रखना अदर मैटर तो आना ही चाहिए। फिर वो क्या बोल रहा है, आपको ओपिनियन करंट ईयर पे देना है या प्रीवियस ईयर पे भी देना है। फिर सोचना कॉरस्पॉन्डिंग आगे कंपैरेटिव एफएस है। फिर सोचना कॉरस्पॉन्डिंग पे नॉर्मली हमारा ओपिनियन आता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर में हमारा ओपिनियन आता ही नहीं है इन केस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। एक्सेप्शन क्या है, ये गलती प्रीवियस ईयर में भी थी, अभी भी है, अभी भी क्या है, अनरिजॉल्व्ड है। लास्ट ईयर भी मॉडिफिकेशन आया था तो अभी भी मॉडिफिकेशन आएगा। या सर गलती प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, लास्ट ईयर मिस हो गई थी पर अभी भी इंपैक्ट आ रहा है, तो अभी मॉडिफिकेशन आएगा और प्रीवियस ईयर का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। एक एक्सेप्शनल केस याद रखना, सेम क्वेश्चन अगर हो, इसमें अगर बोल दे कि लास्ट ईयर एडवर्स नहीं, मेहरा जी ने क्लीन दिया था, रोशन जी को लगता है प्रीवियस ईयर में एडवर्स आना चाहिए था, तो हमें टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्हें बोल के प्रीवियस ऑडिटर को इन्फॉर्म करवाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या वो लोग अमेंडेड एफएस पे अमेंडेड रिपोर्ट देने वाले हैं क्या। अगर हाँ तो मेरा ओपिनियन सिर्फ किस पे आएगा, करंट ईयर पे आएगा। अगली बार ये ट्विस्ट के साथ में क्वेश्चन आ सकता है, अदर मैटर तो एज इट इज ही आएगा, फिर ये चीज नहीं आएगी। देन द लाइन विल बी कि भाई हमें कोई गलती मिली है जो प्रीवियस ईयर में क्या थी, एड्रेस नहीं थी, पर ऑडिटर कोई और था, तो हमने मैनेजमेंट को बोलना चाहिए, प्रीडिसेसर को आप ये इन्फॉर्म कीजिए। तब ये क्वेश्चन का आंसर ना, दिस विल बी ऑन पॉइंट नंबर सी एंड अदर मैटर, तभी इसका कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? अब छोटा सा एक पार्ट है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाने होते हैं। ये नॉर्मली इंटर में पूछते हैं, ये जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को लेके। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब दिमाग में समझिए प्रीवियस ईयर नंबर्स, कैन आई से हमें प्रीवियस ईयर नंबर करंट ईयर में करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुए कि नहीं हुए चेक करना चाहिए, नंबर्स मैच होने चाहिए, ट्रेस हमको करना ही होता है। फिर ओपनिंग बैलेंसेस को नॉर्मली आपको चेक करना है, ऐसा 510 ने भी बोला है। एंड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है या नहीं हुई है, ये 510 आपको बोलता है, सेम रिपीटेड है। देखो सर, ऑडिटर को देखना है जो भी प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है उसमें अमाउंट डिस्क्लोजर जो है जो प्रायर पीरियड में दिया था वो प्रायर पीरियड में करंट ईयर में मैच होना
चाहिए। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उनमें अगर कोई चेंजेस है तो प्रॉपर्ली उसको डिस्क्लोज या प्रेजेंट करना चाहिए। अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस चेक करते वक्त, प्रीवियस ईयर के नंबर्स चेक करते वक्त कोई गलती लगती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, डिटेल्ड प्रोसीजर लगाना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा कि वो गलती है या नहीं। इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ एनी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस तो मुझे नेसेसरी प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और कंक्लूड करना पड़ेगा गलती है या नहीं। अब ऑब्वियसली अगर लास्ट ईयर का ऑडिटर मैं खुद ही था तो मेरे लिए सब्सिक्वेंट इवेंट बोलता है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं वो कंसीडर करने चाहिए। तो देखो, इफ यू हैव ऑडिटेड द प्रीवियस ईयर तो आई शुड फॉलो व्हाट 560 सेज। अच्छा, 580 क्या बोलता है रिटन रिप्रेजेंटेशन में, ये लिखवा के लेना। कभी कभी प्रायर पीरियड का डेटा स्पेशली करंट ईयर में डिस्क्लोज करके दिया है तो उनसे डब्ल्यूआर में लिखवा के लेना कि प्रायर पीरियड का डेटा उन्होंने स्पेशली डिस्क्लोज क्यों किया है, पर्पस क्या, और डिस्क्लोजर बराबर दिया है कि नहीं दिया है, ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। क्या सर, दैट देयर इज अ स्पेसिफिक डब्ल्यूआर नीडेड फॉर प्रायर पीरियड आइटम्स दैट इज डिस्क्लोज्ड इन द करंट ईयर। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, ये तो आप 510 के बेसिस में भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। रिमेंबर 710 हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद 510। पढ़ते वक्त पहले क्या करने का, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब प्रीवियस ईयर अमाउंट डिस्क्लोजर कहां है, करंट ईयर में। रीड ओनली पर्पस है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, कंपैरिजन पर्पस है कंपैरेटिव एफएस। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में ओपिनियन प्रीवियस ईयर में नहीं आता, सिर्फ किस पे आता, करंट ईयर में। इस पे ओपिनियन हर साल पे आएगा अगर हमने ऑडिट किया है। अब सर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को मैं करंट ईयर में क्यों लिखूंगा, नॉर्मली नहीं लिखूंगा, एक्सेप्शन है सर। या तो ये गलती प्रीवियस ईयर में भी थी जिसका मॉडिफिकेशन प्रीवियस ईयर में भी आया था तो अभी भी आएगा, या सर गलती प्रीवियस ईयर रिलेटेड है पर एड्रेस नहीं हो पाई थी, अभी भी इंपैक्ट आ रहा है, रिजॉल्व नहीं हुआ है तो करंट ईयर में आ सकता है और आना चाहिए। सर प्रीवियस ईयर को ऑडिट ही नहीं हुआ है तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ेगा, उसमें गलती मिली तो रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये आपके 3 एक्सेप्शंस हो गए। इधर एक ही चीज याद रखना, कौन सा वाला, ऑडिटर कोई और था, आपको इस बार गलती मिली प्रीवियस ईयर रिलेटेड तो कम्युनिकेशन वहां तक होनी ही चाहिए। वो अगर ठीक नहीं करते हैं तो आपको दोनों साल पे ओपिनियन देना है, वो ठीक करवा दे, नया रिपोर्ट दे दे तो सिर्फ करंट ईयर पे देना है। अदर मैटर विल ऑलवेज कम इन बोथ द सिनेरियोस, ईदर समवन एल्स वाज द ऑडिटर और देयर वाज नो वन एज द ऑडिटर। रिवीजन के हिसाब से इतना ही काफी है। ये क्वेश्चंस को ज्यादा दिमाग में रखना, मैं रेकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 40 डेफिनेटली पढ़ें एंड क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ें। 13 40 कवर करोगे ऑलमोस्ट आपका लास्ट ईयर वाला गलती थी, मॉडिफिकेशन दिया, अभी तक कंटिन्यू हुआ है, दोनों चीज कवर हो जाएगी 39 एंड 40 के अंदर। 40 में अदर मैटर भी कवर हो जाता है। अभी गुड, देखो अभी ये 710 720 का कोई स्पेशल वेटेज नहीं है, रोटेशन होता है, 3-4 अटेम्प्ट के अंदर एक आध क्वेश्चन आता है, तो इतना ही टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिवोट करना सफिशिएंट है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ऑब्वियसली रेगुलर लेक्चर में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होगा, दैट वी कैन नॉट डू नाउ। अभी गुड, दैट्स ऑल, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।